हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर चून। आज की वीडियो में हम लोग आइस कैंडी मैन जो कि बापशू शिदवा की काफ़ी फेमस नॉवेल है उसको डिस्कस करेंगे। तो हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है, आपके सिलेबस का है ना, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर हम नोट्स की बात करें, ये जो नोट्स हमें 18 to 20 पेज का डिस्कस कर रखे हैं, बट आप लोग को अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग डिस्कस करना है। हम ढेर सारा पॉइंट डिस्कस कर रखे हैं क्योंकि एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन आता है ना, तो अलग अलग क्वेश्चन भी आए तो आप एक ही वीडियो से कवर अप कर सकते हो। लेकिन जो है इंट्रोडक्शन अबाउट बापशी शिदवा यानी ऑथर के बारे में और कंक्लूजन जो है, आप कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें लिख सकते हो और बाकी आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिस्कस करोगे। जैसे हम जस्टिफिकेशन ऑफ द टाइटल पूछे हैं तो ये पॉइंट तभी मेंशन करना है जब आपको स्पेशली क्वेश्चन में पूछा जाए कि टाइटल जस्टिफाई कीजिए आइस कैंडी मैन का। या फिर थीम्स भी तभी डिटेल में डिस्कस करना है जब, क्योंकि थीम्स हम डिटेल में डिस्कस किए हैं, मतलब 3-4 पेज में, तो ये तभी डिस्कस करना है जब आपको स्पेसिफिक थीम्स पूछ दिया जाए इस नॉवेल का एग्जाम में। उसके बाद हम एनालिसिस ऑफ द नॉवेल डिस्कस कर रखे हैं जिससे आपको स्टोरी कंफर्म हो जाएगा और अंत में सबसे कंक्लूजन। ठीक है, और अगर आपको नहीं कंफर्म हो कि आपके एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा, मतलब सारा तो प्रिपेयर कर नहीं सकते, 18 to 20 डेज काफ़ी टाइम भी लगेगा, तो आप क्या करोगे नॉर्मली, इंट्रोडक्शन के बाद अबाउट बापशी शिदवा, उसके बाद एनालिसिस ऑफ द नॉवेल, फिर कंक्लूजन, यही 3-4 पॉइंट डिस्कस करोगे। मतलब अगर आप कंफर्म नहीं हो, और नोट्स को आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हो, बड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट छोटा कर सकते हो। अगर 10 मार्क्स का आपको पूछता है तो कुछ लाइन आप रिमूव करो। बस स्टोरी का एक होता है ना कि मेंटेन रखना है कि स्टोरी एक दूसरे से जुड़ा रहे लाइन के थ्रू। ये ना हो कि हम अच्छा शुरू किए अचानक से फिर कहीं से कहीं लाइन उठा दिए, बस थोड़ा सा कट करने की कोशिश करना जहाँ से अनइम्पॉर्टेंट लगे। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। आइस कैंडी मैन बाय बापशी शिदवा इज ए हिस्टोरिकल फिक्शन। आइस कैंडी मैन बापशी शिदवा के द्वारा लिखा गया एक हिस्टोरिकल फिक्शन है, ऐतिहासिक फिक्शन है। डेट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन इंडिया इन 1988, जिसको कि पहली बार इंडिया में पब्लिश करवाया गया 1988 में। इट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया अंडर इट्स न्यू टाइटल क्रैकिंग इंडिया इन 1991। मतलब 1998 में पहली बार पब्लिश हुआ, उसके बाद 1991 में इसको ना मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और इंग्लिश में जो ट्रांसलेट करने के बाद इसका टाइटल रखा गया क्रैकिंग इंडिया। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। द इवेंट्स ऑफ द नॉवेल बेस्ड ऑन 1947 पार्टीशन ऑफ इंडिया। नॉवेल का जो इवेंट है, मतलब नॉवेल में जो घटनाएं हैं, वो इंडिया का जो पार्टीशन हुआ, बंटवारा हुआ 1947 में, उसी पे आधारित है। दैट क्रिएटेड द मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान। मतलब 1947 में बंटवारा होके जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री, मतलब मुस्लिम बहुलता देश जो है पाकिस्तान क्रिएट हुआ इंडिया का बंटवारा करके। तो उस समय जो घटनाएं हुई उसी पे जो है इस नॉवेल की कहानी बेस्ड है, इवेंट बेस्ड है सारा। इट इज सेट इन लाहौर। इसकी जो सेटिंग रखी गई इस नॉवेल की लाहौर में रखी गई है, सिटी ऑफ पंजाब जो कि एक पंजाब का शहर है। डेट सफर्ड मैनी रायोट्स, जहाँ पे ढेर सारे रायोट्स इट मीन्स दंगे हुए, एंड वायलेंस इट मीन्स हिंसा हुआ एमंग मुस्लिम, हिंदू एंड सिख्स, तीनों के बीच काफी हिंसा हुआ। एंड दैट फाइनली बिकेम पार्ट ऑफ पाकिस्तान, और अंततः ये जो है लाहौर वो पाकिस्तान का पार्ट बन गया। द पार्टीशन फोर्स्ड ऑल नॉन मुस्लिम। पार्टीशन की वजह से क्या हुआ, बंटवारे की वजह से जो जितने भी नॉन मुस्लिम्स थे ना, नॉन मुस्लिम्स हम लोग बोल सकते हैं हिंदू सिख वो थे ना, पीपुल टू माइग्रेट टू अदर सिटीज, वो लोग को क्या करना पड़ा, माइग्रेट करना पड़ा, पलायन करना पड़ा दूसरे शहरों में, और टू कन्वर्ट टू इस्लाम, या तो फिर खुद का धर्म परिवर्तन करना पड़ा, मतलब वही इस्लाम अपनाना पड़ा। द पार्टीशन ऑफ इंडिया, इंडिया का जो बंटवारा हुआ, इज रिगार्डेड एज द लार्जेस्ट मास माइग्रेशन, ये माना जाता है सबसे बड़ा पलायन। ठीक है, बहुत बड़े पैमाने पे पार्टीशन के टाइम, बंटवारे के टाइम पलायन किया गया इन ह्यूमन हिस्ट्री, इंसान के इतिहास में। एंड इट्स ब्रुटैलिटी, और इसकी जो निर्दयता थी, ब्रुटैलिटी थी, क्रूरता थी, इस इवेंट कंपेयर टू दैट ऑफ द हॉलोकॉस्ट। हॉलोकॉस्ट इट मीन्स बोल सकते हैं एक प्रलय, मतलब पार्टीशन के टाइम जो क्रूरता हुई, जो निर्दयता हुई, उसको एक प्रलय से उसका कंपैरिजन किया गया है। द पॉलिटिकल एंड सोशल अपहील इन जेंडर्ड, मतलब राजनीतिक और सामाजिक अपील हम लोग बोल सकते हैं, उथल पुथल, इंडेंजर्ड यानी उत्पन्न हुआ बाय इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। ठीक है, दोनों वजह से राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल उत्पन्न हुआ। इंक्लूडिंग रिलीजियस इनटॉलरेंस, मतलब इससे क्या हुआ, रिलीजियस इट मीन्स धर्म को लेके असहिष्णुता आई। दैट लेड टू मास वायलेंस, जिस वजह से बहुत बड़े पैमाने पे वायलेंस हुआ, हिंसा हुई। किलिंग, म्यूटिलेशन यानी बहुत सारे लोगों को मारा गया, रेप किया गया, वुमेन के साथ रेप किया गया। डिसमेंबरमेंट इट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग दूसरे, मतलब होता है ना किसी इंसान के कोई पार्ट्स को, बॉडी पार्ट्स को काट देना, वो किया गया। एंड द
होलसेल स्लाउटर ऑफ इन्फेंट्स, इन्फेंट्स इट मीन जो छोटे बच्चे हों, उन सारे लोगों को भी होलसेल इट मीन्स बहुत बड़े पैमाने पे उनकी हत्याएं हुई, चिल्ड्रंस की, मेंस की, वुमेन्स की। मतलब पूरा मतलब बोल सकते हैं इंडिया, जो भी पूरा इंडिया का पार्ट जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल में बीता, बहुत ज़्यादा मतलब गंदा सिचुएशन बन गया था पार्टीशन के टाइम। ठीक है, जो हम लोग को इस नॉवल का स्टोरी पढ़ के समझ में भी आएगा। तो ये इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन हो गया। अब आगे है अबाउट बापशी शिदवा। बापशी शिदवा के बारे में पढ़ लेते हैं। बापशी शिदवा इज ए पाकिस्तानी अमेरिकन नॉवलिस्ट थी, पाकिस्तानी अमेरिकन नॉवलिस्ट थी एंड वुमेन राइट एक्टिविस्ट। वुमेन राइट इट मीन्स जो महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ती है ना, कार्यकर्ता, वो भी थी ये साथ साथ। सी हैज प्रोड्यूस 4 नॉवेल्स, वो 4 नॉवेल्स लिख रखी है इन इंग्लिश में, दैट रिफ्लेक्ट्स हर पर्सनल एक्सपीरियंस, जो कि उनके पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में है, मतलब निजी अनुभवों के बारे में है, ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट पार्टीशन। और वो अनुभव किस चीज़ से रिलेटेड है? पहले तो इंडियन उपमहादेश का पार्टीशन, बंटवारे से रिलेटेड है। अब्यूज अगेंस्ट वुमेन, वुमेन के साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता है उस पर बेस्ड है इनका जो एक्सपीरियंस, उससे रिलेटेड है, उस पर बेस्ड है इनकी नॉवेल्स। अब इमिग्रेशन टू यूएस मतलब विदेश जो गए बहुत बड़े पैमाने पे लोग, उस पर बेस्ड है। एंड मेंबरशिप इन द पारसी कम्युनिटी, और पारसी कम्युनिटी में सदस्यता पे बेस्ड है इनकी चारों नॉवेल जो है। सी वॉज बॉर्न इन कराची, इनका जो जन्म हुआ कराची में हुआ है। एंड विटनेस द ब्लडी पार्टीशन, और ये ब्लडी उस निर्दयी पार्टीशन, बंटवारे की विटनेस है, गवाह है, ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इंडियन उपमहादेश के, एज ए यंग चाइल्ड, एक यंग चाइल्ड के रूप में 1947, मतलब ये काफ़ी छोटी थी जब इंडिया का पार्टीशन हुआ। हर फर्स्ट एंड सेकेंड नॉवेल, उनका जो पहला और दूसरा नॉवेल था द ब्राइड एंड द क्रो ईटर, रिसीव्ड काउंटलेस रिजेक्शन, उसको क्या हुआ, बहुत ज़्यादा रिजेक्शन मिला। बट आफ्टर, लेकिन बाद में, सी हैज रिसीव्ड न्यूमरस अवार्ड एंड ऑनरी, मतलब बाद में लेकिन इनको ढेर सारा अवार्ड मिला। अपने पहले तो इनके नॉवेल को रिजेक्शन मिला, बाद में उसी नॉवेल के लिए इनको अवार्ड और सम्मान भी मिला फॉर दिस 2 वर्क्स, इन दोनों वर्क्स के लिए। एंड हर 2 मोस्ट रिसेंट नॉवेल्स, और उनका जो 2 मोस्ट रिसेंट नॉवेल है वो है क्रैकिंग इंडिया, जिसको कि हम लोग आइस कैंडी मैन के नाम से जानते हैं, एंड एन अमेरिकन ब्राट। ठीक है, ये दोनों भी काफ़ी फेमस रहा है इनका, विच हैव बीन ट्रांसलेटेड एंड पब्लिश्ड इन सेवरल लैंग्वेज, मतलब इन दोनों नॉवेल्स को भी जो है काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाया गया है और पब्लिश करवाया गया है अलग अलग लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये हो गया, ऑथर के बारे में भी डिस्कस कर लिए। फिर आगे है जस्टिफिकेशन ऑफ द टाइटल। हम फिर से आपको बता रहे हैं कि ये वाला पॉइंट तभी डिस्कस करना है जब आपको एग्जाम में स्पेशली क्वेश्चन दिया हो कि जस्टिफाई द टाइटल ऑफ दिस नॉवेल या आइस कैंडी मैन, तभी इसको डिस्कस करना, वरना इसको डिस्कस मत करना। टाइटल ऑफ द नॉवेल, नॉवेल का जो शीर्षक है आइस कैंडी मैन, सीम्स टू बी कॉन्ट्राडिक्टरी, वो कॉन्ट्राडिक्टरी इट मीन्स असंगत प्रतीत होता है, मतलब लगता है कहीं ना कहीं मेल नहीं खा रहा है। बिकॉज क्योंकि द स्टोरी ऑफ दिस नॉवेल, इस नॉवेल की जो स्टोरी है, कहानी है, रिवॉल्व्स अराउंड द ब्लडी पार्टीशन, वो तो पार्टीशन, निर्दयी पार्टीशन के चारों ओर घूमती है ना, ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द लेट 1940s, लेट 1940s के टाइम जो पार्टीशन हुआ, बंटवारा हुआ, कहानी तो उस पर बेस्ड है इस नॉवेल का, लेकिन जो टाइटल है वो आइस कैंडी मैन है, तो इस वजह से लगता है कि ये जो टाइटल है बिल्कुल असंगत है, मेल नहीं खाता है। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त द नॉवेल फोकसेस ऑन फेमिनिज्म, नॉवेल जो है फेमिनिज्म पे भी फोकस करता है। हाउएवर, हालांकि द टाइटल आइस कैंडी मैन होल्ड्स ग्रेट सिग्निफिकेंस, जो टाइटल है आइस कैंडी मैन उसका भी एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, महत्व है। आइस कैंडी मैन इन ए ब्रॉडर सेंस, व्यापक रूप से जो आइस कैंडी मैन है, रिफर्स टू एवरी मैन, ये संबंधित है हर आदमी से, प्रत्येक व्यक्ति से, ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट के। द मैन आर एज स्वीट एज कैंडी बिफोर द पार्टीशन, दिखाया गया कि जो मेन थे, कुछ लोग थे, वो क्या था ना, बिल्कुल कैंडी की तरह, बिल्कुल चॉकलेट बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा मीठा वाला जो चॉकलेट होता है, छोटा छोटा आता है, कैंडी उसी को बोला जाता है। तो वो लोग क्या थे ना कि पार्टीशन के पहले बिल्कुल कैंडी की तरह स्वीट थे, मीठे थे। देयर एग्जिस्ट कम्युनल हार्मोनी, उस टाइम पार्टीशन के पहले क्या था, सांप्रदायिक सद्भाव था। अमंग द पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज, मतलब अलग अलग समुदाय के लोग के बीच में भी क्या था, एक कहीं ना कहीं हम लोग को प्रेम दिखने को मिलता था पार्टीशन के पहले। अलग अलग समुदाय इट मीन्स हिंदू, मुस्लिम, सिख, सबके बीच में क्या था, सद्भाव था, प्रेम से सब रहते थे। द मैशर, द गार्डनर, द आइस कैंडी मैन, इटीसी, मतलब यहाँ नॉवेल में ये सारे कैरेक्टर आपको मिलेंगे। तो जो मैशर रहता है, मालिश करने वाला, और जो गार्डनर रहता है, और जो आइस कैंडी मैन रहता है, इटीसी, ऑल बिलोंग टू डिफरेंट फेथ, फेथ इट मीन्स यहाँ पे धर्म हो जाता है। तो ये सारे लोग क्या था ना, अलग अलग धर्म से बिलोंग करते थे। येट दे सिट इन वन ग्रुप, फिर भी ये लोग क्या करते थे, एक ग्रुप में बैठते थे, क्रैकिंग जोक्स, मतलब जोक्स, मजाक करते थे, एंड टॉकिंग अबाउट ट्रेंडिंग इशू, और जो ट्रेंडिंग इशू था, मतलब जो मुद्दा चल रहा होता था, जो सोसाइटी में चल रहा था होता था, वो
उन पे बैठ के बात करते थे, ठीक है, अलग अलग कम्युनिटी के लोग पार्टीशन के पहले। बट लेकिन दिस सिचुएशन वैनिसेज, लेकिन ये सिचुएशन जो वैनिसेज इट मीन्स गायब हो जाती है, खत्म हो जाती है विथ द ब्रेकिंग ऑफ वायलेंस ऑफ पार्टीशन। मतलब जैसे ही पार्टीशन का वायलेंस शुरू होता है, इंसल्ट शुरू होता है, ये सिचुएशन गायब सी हो जाती है। आइस कैंडी मैन इज सीन सेलिब्रेटिंग द विस्टा ऑफ लाहौर बर्निंग इन फ्लेम्स। आइस कैंडी मैन को दिखाया जाता है कि जब लाहौर आग में जल रहा होता है तो आइस कैंडी मैन जो है ना इस चीज के लिए खुश होता है, सेलिब्रेट करता है। एंड फील्स एक्साइटेड, और एक्साइटेड फील करता है अबाउट द डेथ ऑफ मैसर। और जब मैसर का डेथ हो जाता है, मतलब मालिश करने वाला जिसके साथ बैठ के पहले वो मजाक करता था, बात करता था ग्रुप में बैठ के, तो उसके डेथ पे क्या होता है, पार्टीशन के टाइम आइस कैंडी मैन को दिखाया जाता है कि वो खुश हो रहा है। ऑल दिस सो, और यही सब चीज़ें जो है ना दिखाती है कि हाउ फेक इज द स्वीटनेस ऑफ मैन, कि इंसान का जो स्वीटनेस होता है वो कितना फेक होता है, कि कैसे कुछ टाइम पहले तक उसके साथ बैठ के ग्रुप में बात कर रहा था और अभी उसके मरने पे खुश हो रहा है। द अदर पर्सपेक्टिव ऑफ विंडिकेटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, और जो दूसरा पर्सपेक्टिव है कि बताया जाए कि टाइटल कितना महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, इज टू नरेट द स्टोरी ऑफ आइस कैंडी मैन। ये ना हम लोग के आइस कैंडी मैन के स्टोरी से समझ में आएगा। ही इज ए गुड पर्सन हैविंग ह्यूमरस नेचर, यह काफ़ी जो है आइस कैंडी मैन काफ़ी अच्छा इंसान रहता है, उसका नेचर भी काफ़ी जो है ह्यूमरस, इट मीन्स हास्यपद रहता है। वैन वी मेट हिम इन द बिगनिंग, जब हम लोग इस नॉवल में उससे स्टार्टिंग में मिलते हैं। बट वैन द पार्टीशन टेक प्लेस, लेकिन जैसे ही पार्टीशन शुरू होता है, बंटवारा शुरू होता है, ही चेंजेस हिम इनटू ए विलन, वो क्या करता है खुद को विलन में बदल लेता है। ही हेल्पिंग मुस्लिम मोब, आइस कैंडी मैन जो है खुद मुस्लिम है, तो वो क्या करता है ना, मुस्लिम मोब इट मीन्स मुस्लिम लुटेरों की जो है हेल्प करता है, मदद करता है। लोकेटिंग द हाइडिंग ऑफ हया, हया का पता बताता है, हया जो छुपी हुई है ना उसके बारे में बताता है मुस्लिम वो मोब को। हु ड्रैग्स हर आउट ऑफ द हाउस, जो कि खींचते हुए हया को ले जाते हैं मुस्लिम लुटेरे घर के बाहर। एंड टेक्स हर टू द कोठा, और उसको कहाँ ले जाते हैं, कोठा पे ले जाते हैं। वेयर सी इज गैंग रेप, जहाँ की उसके साथ गैंग रेप किया जाता है। एंड फोर्स टू बिकम ए प्रोस्टिट्यूट, और उसको फोर्स किया जाता है प्रोस्टिट्यूट बनने के लिए, क्योंकि ये जो अया है ना वो एक हिंदू लड़की है। तो कहीं ना कहीं दिखाया गया आइस कैंडी मैन के बाद के नेचर को, कैसे उसमें मतलब ट्रांसफॉर्म विलन बन जाता है वो। बट अगेन लेकिन फिर से वी फाइंड ए ट्रांसफॉर्मेशन इन हिज कैरेक्टर, लेकिन अंत में फिर से क्या होता है, उसके कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन आता है, बदलाव आता है। एंड ही रिपेंट हिज एक्शन, वो अपने एक्शन उस पर रिपेंट इट मीन्स पछतावा करता है। एंड मैरीज अया, और अंत में शादी कर लेता है अया से। ही ऑल्सो बिकम्स ए पोएट, वह एक पोएट भी बन जाता है। ही ट्राइज टू कन्विंस अया, वह कोशिश करता है अया को कन्विंस करने की, मनाने की, अबाउट हिज ट्रू लव, अपने सच्चे प्यार को लेकर कन्विंस करने की कोशिश करता है। बट शी लिव्स फॉर अमृतसर, लेकिन अया जो है उसको छोड़कर अंत में अमृतसर चली जाती है। तो जब हम लोग स्टोरी पढ़ेंगे तो ये हम लोग को क्लियर हो जाएगा कि आइस कैंडी मैन जो है ना स्टार्टिंग से अया को लाइक करता था, लेकिन क्या हुआ, बीच में पार्टीशन का टाइम आया, और पार्टीशन के टाइम इसके अंदर इतना नफरत भर गया आइस कैंडी मैन को कि वो उसको मतलब बता दिया मुस्लिम लुटेरे को कि यहाँ पे एक हिंदू लड़की है, और मुस्लिम लुटेरे के साथ आइस कैंडी मैन भी था उसी ग्रुप में। वो लोग उसको ले गए कोठा पे, वो मतलब उसका गैंग रेप किया गया, वो प्रोस्टिट्यूट बन गई। और उसके बाद फिर से आइस कैंडी मैन को कहीं ना कहीं लगा कि गलत कर रहा है, तो वो क्या करता है, यहाँ से शादी कर लेता है, उसका नाम भी बदलता है और कोशिश करता है अया का प्यार जीतने की, दिखाने की कि हम सुधर चुके हैं। बट अंततः क्या होता है कि अया नहीं मानती है, कन्विंस नहीं होती है, कि छोड़कर चली जाती है अया। अब आगे है दिस सोर्स, तो यही जो इंसिडेंट था ये दिखाता है कि द कम्प्लेक्स नेचर ऑफ ए ह्यूमन बींग्स, इंसान का जो नेचर होता है कितना जटिल होता है, उसको समझना कितना मुश्किल होता है। दैट कैन नॉट बी जज, इसको जज नहीं किया जा सकता है। मतलब स्टार्टिंग में आइस कैंडी मैन बहुत स्वीट था, तो उस तरीके से हम लोग उसको जज नहीं कर सकते ना, तो इस वजह से बताया गया कि इंसान का जो नेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। हैंस द टाइटल आइस कैंडी मैन ऑफ द नॉवल कैरीज ए ग्रेट एंड प्रोफाउंड सिग्निफिकेंस। ठीक है, हालांकि जो टाइटल है आइस कैंडी मैन उसका बहुत बड़ा महत्व है इस नॉवल में, बोथ इन टर्म ऑफ ह्यूमैनिटी के टर्म में भी, मानवता के टर्म में भी, एज वेल एज द इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के रूप में भी। जिस तरह से आइस कैंडी मैन को दिखाया गया है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, मतलब टाइटल जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया, टाइटल के बारे में पढ़ लिए। अब आगे है थीम्स ऑफ द नॉवल, नॉवल की थीम्स को डिस्कस करते हैं, विषय को। सबसे पहला थीम जो है वो पार्टीशन ही है, आप लोगों को पता होगा कि मेनली जो कहानी पार्टीशन पे बेस्ड है। थीम को शॉर्ट में डिस्कस करना है तो नॉर्मली आप या तो सिर्फ पॉइंट मेंशन कर सकते हो, या तो फिर पॉइंट के बाद मतलब 4-5 लाइन यहाँ लिखे और फिर आगे बढ़ सकते हो, हर पॉइंट को 4-5 लाइन में डिस्कस करके आगे बढ़ सकते हो। और थीम्स भी तभी लिखना लॉन्ग में जब आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन थीम्स पे पूछा गया हो। तो शुरू करते हैं, ठीक है।
पार्टीशन इज वन ऑफ द मेन थीम ऑफ आइस कैंडी मैन। आइस कैंडी मैन का जो है प्रमुख थीम है पार्टीशन। लेनी एन 8 years old चाइल्ड इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस नॉवेल। इस नॉवेल की जो प्रोटैगनिस्ट है, हीरो है, वो लेनी को दिखाया गया है। नरेटर भी जो है इस नॉवेल को जो सुनाती है ना नरेटर, वो भी लेनी ही है, जो कि 8 साल की एक बच्ची है। सी इज इनोसेंट, वह इनोसेंट रहती है एंड अनअवेयर रहती है ऑफ द बिटर डिफरेंस। बिटर डिफरेंस इट मीन्स जो करवाहट आ रही थी, मतलब करवापन आ रहा था एमंग द डिफरेंट कम्युनिटीज, अलग अलग समुदायों के बीच। तो इस सब चीज से भी वो अनअवेयर रहती है, इसके बारे में इसको पता नहीं होता है। बट एज द नॉवेल डेवलप, लेकिन जैसे जैसे नॉवेल डेवलप्स इट मीन्स आगे बढ़ता है, हर इनोसेंस विदर्स अवे, उसका इनोसेंस जो है विदर्स अवे इट मीन्स हम बोल सकते हैं खत्म हो जाता है, मुरझा जाता है। एंड द ब्लडी एक्सपीरियंस ऑफ द पार्टीशन, और पार्टीशन का जो ब्लडी एक्सपीरियंस इट मीन्स निर्दयी वाला एक्सपीरियंस रहता है, क्रूड एक्सपीरियंस रहता है, टेक्स इट्स प्लेस इट मीन्स उसके इनोसेंस का जगह जो है वो पार्टीशन लेता है। वो गंदा सा पार्टीशन जो है उसके इनोसेंस को खत्म कर देता है। सी ग्रेजुअली बिकम्स अवेयर ऑफ द डार्क रियलिटीज ऑफ लाइफ। लाइफ का जो डार्क रियलिटीज है, कड़वा सच है, उसके बारे में धीरे धीरे उसको पता चलता है, उससे अवेयर होती है। सी विटनेस द सिटी ऑफ लाहौर बर्निंग इनटू द फ्लेम्स। वह इस चीज की गवाह होती है कि किस तरह से जो सिटी है लाहौर, वो फ्लेम्स मतलब आग में जलता है। सी ऑल्सो बिकम अवेयर ऑफ द वायलेंस दैट हैपेंस। जो हिंसा हो रही थी उससे भी वो धीरे धीरे अवेयर होती है, उसके बारे में उसको पता चलता है। मेल्स आर ब्यूचर्ड इट मीन्स कैसे मेल्स जो थे उनको काटा जा रहा था। एंड वुमेन आर रेप्ड, कैसे वुमेन के साथ, औरतों के साथ रेप किया जा रहा था। सच इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस, और ये जो इंसिडेंट्स घटनाएं थी वायलेंस की, हिंसा की, बहुत हर लेनी को बहुत ज्यादा परेशान किए हुए था। वेरी मच इन द बिगनिंग, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा परेशान थी ये सब चीज अपने आसपास देख के। बट विद द डेवलपमेंट ऑफ द नॉवेल, लेकिन नॉवेल जैसे जैसे आगे बढ़ता है, सी बिकम्स यूज टू इट। यह क्या होती है, उसकी आदी हो जाती है, मतलब उसके लिए नॉर्मल हो जाता है। स्टार्टिंग में इसको बहुत डर लगता है, बहुत लगता है कि गलत हो रहा है, पर धीरे धीरे इसको आदत हो जाता है ये सब चीज रोज देखने का। बर्निंग फ्लेम्स मतलब वही आग जलाना। फाइट इट मीन्स लड़ाई। स्लोगन्स इट मीन्स नारे। रेप, मास किलिंग इट मीन्स बड़े पैमाने पे लोगों का मारा जाना। इट इज बिकम द इंसिडेंट ऑफ एवरी डे। ये एवरी डे का इंसिडेंट बन गया था, मतलब रोज ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती थी, रोज होती थी। इन द मोस्ट ऑफ द नॉवेल्स, ज्यादातर जो नॉवेल्स होता है डीलिंग विद पार्टीशन, जो पार्टीशन से संबंधित हो, लीडर्स लाइक मास्टर तारा सिंह, JL नेहरू इट मीन जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एंड गांधी जी आर रिप्रेजेंटेड एज हीरोज। तो ज्यादातर जो पार्टीशन पे बेस्ट नॉवेल होता है ना, उनमें इन सबको ना एक हीरो की तरह दिखाया जाता है, महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, जिन्ना को, तारा सिंह को। बट इन आइस कैंडी मैन, लेकिन आइस कैंडी मैन में वी फाइंड देम रिप्रेजेंटेड एज कल्प्रिट। लेकिन हम लोग क्या पाते हैं, उनको कल्प्रिट्स के रूप में, अपराधी के रूप में दिखाया गया है। ऑफ वायलेंस इन द व्यूज ऑफ लेनी इट मीन जो 8 साल की बच्ची है, जो स्टोरी हम लोग को सुना रही है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके अकॉर्डिंग इन सबको ना एक मतलब कल्प्रिट के रूप में, अपराधी के रूप में इस नॉवल में प्रेजेंट किया गया है। अब आगे अकॉर्डिंग टू बापशी सिद्धवा इट मीन्स ऑथर के अकॉर्डिंग, द अननेसेसरी ब्लड सेड मतलब जो आवश्यक ना हो वैसा रक्तपात, टू गेन ए सेपरेट कंट्री, एक अलग कंट्री पाने के लिए, विल ऑलवेज हॉन्ट द माइंड ऑफ दोज, वो हमेशा उन लोगों के माइंड्स को हॉन्ट इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं डरा देता है, परेशान कर देता है। हु लॉस्ट देयर फैमिलीज, जो लोग क्या किए, अपने फैमिलीज को खोएं, फ्रेंड्स को खोएं, और क्लोज्ड वन इट मीन्स अपने नज़दीकी लोगों को खोएं। ठीक है, तो हमेशा वैसे लोग जो है परेशान हो जाते हैं जब भी पार्टीशन की बात आती है, कोई स्पेसिफिक कम्युनिटी के आधार पर पार्टीशन की जाए। तो यहाँ पे जो है हम पार्टीशन थीम को डिस्कस कर लिए, और इससे ये भी क्लियर होता है कि पार्टीशन चाहे कोई भी कंट्री का कभी भी हो, तो वो कभी भी अच्छा नहीं होता है, बहुत भयावह स्थिति हो जाती है पार्टीशन के टाइम। अब आगे हम लोग फेमिनिज्म के थीम की बात करते हैं। ठीक है, बपसी सिद्धवा इंटायरली ए फेमिनिस्ट। बपसी सिद्धवा जो है पूरी तरह से एक फेमिनिस्ट रहती है, मतलब जो वुमेन के पावर के बारे में, राइट्स के बारे में बात करें। इन दिस नॉवेल, इस उपन्यास में सी डिस्क्राइब्स द थीम ऑफ मैरिज, वह डिस्क्राइब व्याख्या करती है शादी के विषय को भी, एंड प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन्स, और वुमेन्स के दिक्कतों को भी डिस्क्राइब करती है, रिगार्डिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ्स, की कैसे लाइफ्स के अलग अलग एस्पेक्ट्स यानी पहलू पड़ाव में वुमेन को प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। राइटिंग थ्रू द पर्सपेक्टिव ऑफ फेमिनिज्म, फेमिनिज्म के पर्सपेक्टिव से लिखा गया। देयर इज ऑल्सो एन इशू ऑफ अर्ली मैरिज, उसमें अर्ली मैरिज यानी शादी के शुरुआती दिनों का भी ना इशू दिखाया गया, मुद्दा दिखाया गया, प्रॉब्लम दिखाया गया है। सोसाइटी लिमिट्स वुमेन, सोसाइटी क्या करती है, वुमेन को लिमिट कर देती है, मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं बांध देती है, रोक देती है, बाय बाउंडिंग देम इनटू मैरिज, मतलब उनको उनका शादी करवा के, उनको शादी वाले रिलेशनशिप में डाल के क्या करती है, एक तरह से वुमेन को लिमिट कर देती है सोसाइटी, एंड मेकिंग देम रिस्पॉन्सिबल इन बिफोर टाइम, और कोशिश करती है कि वुमेन को रिस्पॉन्सिबल बना दिया जाए, मतलब टाइम से पहले, समय से पहले। और ये कैसे पॉसिबल है, सोसाइटी को लगता है कि ये शादी के थ्रू पॉसिबल है। वुमेन शुडंट कर्स
मतलब उस टाइम की बात हो रही है कि वुमेन को क्या था ना कि कर्स इट मीन्स अपशब्द या कुछ बुरा नहीं बोलना चाहिए था, लाई इट मीन्स झूठ नहीं बोलना चाहिए, एंड स्टिल इट मीन्स चोरी नहीं करना चाहिए, बट मैन कैन डू ऑल दिस, लेकिन जो मैन है ये सारा कुछ कर सकते हैं। लेनी इज नॉट कंफर्टेबल विथ ऑल रेस्ट्रिक्शन, और जो लेनी है जो प्रोटैगनिस्ट भी है, नरेटर भी है इस नॉवेल की, वो इन सारे रेस्ट्रिक्शन प्रतिबंधों से के साथ कंफर्टेबल नहीं रहती है, एंड कंप्लेन्स बाय सेइंग, और यह कहते हुए कंप्लेन करती है, शिकायत करती है कि इट्स ओके इफ कजन स्वेट्स, मतलब यह सही है कि अगर कजन जो है उसके झूठ बोलते हैं, बट इफ आई कर्स और लाई, अगर मैं मतलब कर्स इट मीन्स बुरा बड़ा बोलती हूँ या फिर झूठ बोलती हूँ, आई एम टोल्ड इट डजंट सूट द शेप ऑफ माई माउथ, तो मुझको बोला जाता है कि ये मेरे माउथ को सूट नहीं करता, और माई पर्सनैलिटी एंड समथिंग, या फिर मेरी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता। मतलब इस तरीके से लेनी को बताया जाता है कि वो बुरा नहीं बोल सकती, झूठ नहीं बोल सकती, मतलब कुछ भी गलत नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक लड़की है। तो लेनी यहाँ पे अपना मतलब एक प्रतिबंध रेस्ट्रिक्शन दिखाती है कि ये चीज़ गलत है। अब आगे बिट्रेयल। बिट्रेयल इट मीन्स विश्वासघात। बिट्रेयल इज ए सेंट्रल थीम ऑफ द नॉवेल। नॉवेल का सेंट्रल इट मीन्स हम बोल सकते हैं मेन मुख्य थीम है बिट्रेयल भी, विश्वासघात भी। द कंट्री ऑफ इंडिया, इंडिया जो कंट्री है, बिट्रे इट्स ऑन पीपल, या खुद के लोगों के साथ ही विश्वासघात करती है। वेदर हिंदूज मुस्लिम सिख, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो और पारसी हो, बाय इन्फोर्सिंग ए हेस्टी, ये क्या करती है, इन्फोर्स करती है, मतलब जल्दबाजी में कोई भी चीज़ लागू किया जाता है तो क्या करते हैं, जल्दबाजी में लागू किया जाता है। इल कंसीव्ड प्लान ऑफ मूविंग मिलियंस ऑफ रिफ्यूजी। रिफ्यूजी कौन होता है ना, जो मतलब एक ऐसा इंसान जिसको कि फोर्स किया जाए कि वो अपना कंट्री छोड़े, तो वैसे लोगों को क्या होता है ना कि अचानक से इस नॉवेल में भी मतलब सब पे प्रेशर बनाया जाता है। इल कंसीव्ड प्लान इट मीन्स बिना कंफर्म किए कोई मतलब जिसका बैड इफेक्ट पड़े वैसा प्लान तैयार किया जाता है। जैसे मिलियंस ऑफ रिफ्यूजी जाते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, ठीक है, मतलब शिफ्ट होते हैं, पलायन करते हैं, माइग्रेशन करते हैं, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। अब आगे जो थीम है वो है रिलीजियस इंटॉलरेंस। थ्रू आउट द नॉवेल, इस नॉवेल के जरिए, इस नॉवेल के दौरान कैरेक्टर्स डिजायर फॉर पावर दिखाया जाता है। जो कैरेक्टर्स हैं कि वो पावर चाहते हैं और इन्फ्लुएंस ओवर अदर्स, और दूसरों के ऊपर अपना अधिकार चाहते हैं। मिरर्स द डिजायर फॉर पॉलिटिकल पावर, और यही चीज ये हम लोग को रिफ्लेक्ट करती है कि जो कैरेक्टर्स हैं वो पॉलिटिकल पावर चाहते हैं। दैट फ्यूल्स रिलीजियस इंटॉलरेंस, जिस वजह से क्या होता है, धार्मिक असहिष्णुता बढ़ती है, धार्मिक असहिष्णुता को फ्यूल मिलता है, मतलब वो और ज़्यादा मतलब उभर के आती है। रिलीजियस इंटॉलरेंस इरप्ट्स इनटू वायलेंस। रिलीजियस इंटॉलरेंस जो है वो वायलेंस में चेंज हो जाता है, हिंसा में चेंज हो जाता है। लेनी जो है विटनेसेस मैनी एक्ट्स ऑफ किलिंग, मैमनिंग एंड डेथ। लेनी जो है वो गवाह है ढेर सारे किलिंग मतलब मृत्यु का, वही मारे जाने का। मैमिंग इट मीन्स किसी को अपंग बना देना या बहुत गहरा चोट देना, या फिर डेथ इट मीन्स मृत्यु का, मतलब वो गवाह है किस तरीके से पार्टीशन के टाइम ये सब हुआ था। रिलीजियस इंटॉलरेंस ऑल्सो बिकम ए वे फॉर मैन टू सब्जुगेट वुमेन। रिलीजियस इंटॉलरेंस जो है एक मतलब तरीका बन जाता है जिससे क्या होता है ना, मैन क्या करते हैं, सब्जुगेट वुमेन इट मीन्स वुमेन पे अपना अधिकार स्थापित करते हैं, वुमेन को अपना गुलाम बनाते हैं, दास बनाने की कोशिश करते हैं रिलीजियस इंटॉलरेंस के जरिए भी। अब आगे पॉलिटिक्स एंड लीडर्स किस तरह से इसके बारे में बात की गई है इस नॉवेल में। इन द नॉवेल में सिद्वा प्रेजेंट्स हर ऑन ओपिनियन। सिद्वा जो है खुद का ओपिनियन प्रेजेंट करती है, एंड बिलीव्स, और खुद का बिलीफ जो उनका मानना था, अबाउट द पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर्स ऑफ गांधी, नेहरू एंड जिन्ना थ्रू द नरेशन बाय लेनी। ठीक है, लेनी के नरेशन के जरिए जो ऑथर है वो खुद का पर्सपेक्टिव, खुद का बिलीफ जो है ना बताती है कि उनका क्या बिलीफ है, क्या मानना है गांधी, नेहरू और जिन्ना को लेके। द राइटर हैज कंपेयर नेहरू विद जिन्ना। राइटर जो है कंपेयर करती है दोनों में, नेहरू में और जिन्ना में। इन द कंपैरिजन, और इस कंपैरिजन में सी क्रिटिसाइजेज नेहरू, वह नेहरू की तो आलोचना करती है, एंड फेवर जिन्ना, और जिन्ना को फेवर करती है। देयर आर वेरियस इंस्टेंसेस, ढेर सारा ऐसा उदाहरण है इन द नॉवेल में वेयर राइटर डिफेंड्स जिन्ना, जहाँ पे दिखाया गया कि राइटर जो है डिफेंड यानी बचाव करने की कोशिश करती है जिन्ना की। सिद्वा हरसेल्फ वंस कंसिडर्ड, और सिद्वा खुद एक बार ऐसा मानती है, द बुक एज ए डिफेंस ऑफ जिन्ना, की जो बुक लिखी गई है, ये हम लोग का जो प्रेजेंट बुक है उसको डिफेंस में, जिन्ना के बचाव में लिखा गया है, मतलब कहीं ना कहीं जिन्ना के पक्ष में लिखा गया है इस बुक को। अब आगे है कन्फ्यूगरेशन ऑफ लव। कहीं ना कहीं जो लव का एक हम लोग बोल सकते हैं कन्फ्यूगरेशन इट मीन्स पैटर्न दिखाया गया है इस नॉवेल में। आइस कैंडी मैन इज द नॉवेल। आइस कैंडी मैन एक नॉवेल है दैट टेल अस अबाउट द डिफरेंट सेट्स ऑफ लव, जो हम लोग को अलग अलग तरह के लव को दिखाता है। द क्रूएल, पिटीलेस एंड ऑब्सेसिव। क्रूएल इट मीन्स क्रूर, पिटीलेस इट मीन्स निष्ठुर, बेरहम, और ऑब्सेसिव इट मीन्स जुनूनी, जिसमें हम लोग दूसरे पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वैसा लव।
फॉर्म ऑफ लव इज एग्जिबिटेड इन द अया एंड आइस कैंडी मैन रिलेशनशिप। तो अया और आइस कैंडी मैन के रिलेशनशिप के जरिए मतलब हम लोग को दिखाया गया है क्रूएल, पिटीलेस एंड ऑब्सेसिव लव। द अनकंडीशनल लव बिटवीन लेनी एंड अया, और अनकंडीशनल लव दिखाया गया है लेनी और अया के बीच इन द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ लव, मतलब एक तरह से प्यूरेस्ट फॉर्म, एक शुद्ध रूप भी दिखाया गया है प्यार का इस नॉवल में, और एक क्रूएल और पिटीलेस लव भी दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो लेनी है, लेनी जो है हम बताए हैं बार बार नरेटर और प्रोटैगनिस्ट है, और अया जो है उसकी मेड रहती है, मतलब लेनी की देखभाल करती है। तो यहाँ पे उन दोनों के बीच भी एक रिलेशन बन जाता है, तो उस रिलेशनशिप को भी बड़े अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया गया है इस नॉवल में। अब आगे है नैरेटिव टेक्निक। तो नैरेटिव टेक्निक वाला भी पॉइंट आप तभी डिस्कस करोगे जब आपको स्पेशली क्वेश्चन आ जाए कि नैरेटिव टेक्निक को डिस्क्राइब करने। आइस कैंडी मैन इज द ओनली नॉवेल, आइस कैंडी मैन जो है एक मतलब सिर्फ एक ऐसा नॉवेल है और वापसी शिद्वा की इन विच शी यूज्ड ए चाइल्ड नरेशन, जिसमें कि वो चाइल्ड को एक नरेटर के रूप में यूज करती है। इट हैज़ बीन नरेटेड बाय ए पोलियो स्ट्रिकन चाइल्ड, या एक पोलियो ग्रस्त बच्चे के द्वारा नरेट किया जाता है, सुनाया जाता है, नेम्ड लेनी, जिसका कि नाम लेनी रहता है। ए डॉटर ऑफ ए पार्सली फैमिली, जो कि पार्सली फैमिली की बेटी रहती है, ऑफ लाहौर की, दैट रिमाइंड्स रीडर टू द चाइल्डहुड ऑफ द राइटर हरसेल्फ, जो कि याद दिलाती है रीडर्स को, पाठकों को लेखक का ही चाइल्डहुड, मतलब कहीं ना कहीं लेनी के थ्रू ऑथर्स जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात करती है। द फर्स्ट पर्सन नरेशन टेक्निक यूज बाय द ऑथर, जिस तरह से जो ऑथर है फर्स्ट पर्सन नरेशन टेक्निक का यूज करती है इन द नॉवेल, उपन्यास में, मेक्स रीडर फील एज, तो ये रीडर को ऐसा फील करवाते हैं एज इफ दे वे आर रीडिंग एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ द राइटर, कि वो लोग ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहे हैं राइटर का, मतलब कहीं ना कहीं राइटर ही खुद के बारे में बता रही है। ठीक है, ये मतलब ऐसा प्रतीत होता है। अब आगे, थ्रू लेनीज नरेटिव, लेनी के नरेटिव के जरिए शिद्वा हैज रेज्ड सम जेंडर रिलेटेड इशू टू, शिद्वा जो है कुछ जेंडर से रिलेटेड इशू भी दिखाती है, उसको भी उठाती है। हर नरेशन बिगिंस इन 5th ईयर, उसका जो नरेशन है मतलब जो वो कहानी शुरू करती है ना लेनी, वो तब शुरू करती है जब वो 5 साल की रहती है, एंड फिनिशेस आफ्टर 8th बर्थडे, और मतलब जब वो 8 साल की हो जाती है उसके 8वें बर्थडे के बाद इस कहानी का जो नरेशन है फिनिश कर देती है, खत्म कर देती है, मतलब 3 से 4 साल का कहानी दिखाया जाता है। वायलेंस बॉथर लेनी वेरी मच, वायलेंस जो है हिंसा लेनी को बहुत ज़्यादा परेशान करता है इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, बट विद द डेवलपमेंट ऑफ द नॉवेल, लेकिन नॉवेल के डेवलपमेंट के साथ, आगे बढ़ते के साथ, सी बिकम्स यूज टू इट, वो लेनी को क्या होता है इस चीज़ का आदत हो जाता है। अकॉर्डिंग टू लेनी के अनुसार लीडर्स लाइक तारा सिंह, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना आर द रिप्रेजेंटेड एज कल्प्रिट ऑफ वायलेंस, इन सबको वायलेंस का कल्प्रिट मीन्स अपराधी बोल सकते हैं, प्रेजेंट किया गया है अपराधी के रूप में। अब आगे है, दस इस प्रकार द डिवाइस ऑफ द चाइल्ड नरेटर हैज बीन वेरी सक्सेसफुली यूज्ड बाय शिद्वा इन आइस कैंडी मैन, इस प्रकार हम लोग मतलब कह सकते हैं, या इस प्रकार ये तय है कि जो चाइल्ड नरेटर का यूज किया गया इस नॉवल में वापसी शिद्वा के द्वारा आइस कैंडी मैन में, वो काफी सक्सेसफुली, इट मीन्स काफी अच्छे से सफलतापूर्वक किया गया है। अब आगे है शिद्वास ऑब्जर्वेशन ऑन नेहरू, ये वाला पॉइंट भी, इसको तो बहुत छोटा मैं किए हुए हैं डिस्कस, बट ये वाला पॉइंट भी तभी लिखना जब आता है। वापसी शिद्वा हैज कंपेयर्ड नेहरू विद जिन्ना, वापसी शिद्वा जो है नेहरू को कंपेयर करती है जिन्ना के साथ, इन कंपैरिजन, और इस कंपैरिजन में से क्रिटिसाइजेज नेहरू एंड फेवर्स जिन्ना, वो नेहरू का क्रिटिसाइज कर देती है, आलोचना कर देती है, लेकिन फेवर कर देती है जिन्ना को। द राइटर सोज नेहरू एज लेडी माउंटबेटन्स लवर, राइटर जो है नेहरू को लेडी माउंटबेटन के लवर के रूप में दिखाती है। अकॉर्डिंग टू वापसी के अकॉर्डिंग, द ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है हैज डन इनजस्टिस टू जिन्ना, वापसी जो है ऑथर, उनको लगता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजों की जो हुकूमत थी वो जिन्ना के साथ अन्याय की, एंड फेवर्ड नेहरू, और नेहरू को फेवर की, इस वजह से कहीं ना कहीं ये जो है नेहरू को क्रिटिसाइज करती है और जिन्ना के फेवर में बात करती है जो ऑथर। अब एनालिसिस ऑफ द नॉवेल, नॉवेल का स्टोरी जो है यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, स्टोरी के बाद अब कंक्लूजन, लास्ट ही पॉइंट बचेगा। द नॉवेल इज अबाउट द पार्टीशन ऑफ इंडिया, नॉवेल जो है इंडिया के पार्टीशन के बारे में है। द प्लॉट स्टार्ट विथ लेनिन, प्लॉट जो है लेनी के साथ स्टार्ट होता है। ये 4 years ओल्ड पारसी गर्ल, जो कि 4 साल की एक पारसी गर्ल है, हु रिकाउंट्स हर चाइल्डहुड मेमोरीज आफ्टर सी स्टक बाय पोलियो इन हर इन्फेंसी, जो कि अपने चाइल्डहुड मेमोरीज यानी चाइल्डहुड की यादों के बारे में लिखती है जब वो पोलियो ग्रस्त हो जाती है। सी स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हर टाइम विथ अया, जिसका कि नाम शांता भी रहता है, वो ज़्यादातर अपना टाइम जो है लेनी अया मतलब शांता के साथ स्पेंड करती है। एंड 18 years ओल्ड हिंदू गर्ल, जो कि 18 साल की हिंदू गर्ल रहती है, फ्रॉम अमृतसर से। एंड सी लर्न्स ए लॉट अबाउट एडल्ट रिलेशनशिप, सी इट मीन्स जो लेनी को है ना बहुत सारा चीज़ पता चलता है एडल्ट रिलेशनशिप के बारे में अया के साथ रह के, क्योंकि नो डाउट अया जो है अभी जवान है, तो इस वजह से बहुत कुछ पता चलता है लेनी को। अब अया इज सो ब्यूटीफुल, अया जो है काफ़ी सुंदर है,
दैट एवरी वन फ्रॉम शॉपकीपर टू बेगर स्टेयर्स एट हर इन द स्ट्रीट। इस वजह से क्या होता है ना कि जब वो बाहर जाती है तो शॉपकीपर, दुकानदार से लेके भिखारी तक सब उसको घूरता रहता है। सी हैज़ ए नंबर ऑफ स्वीटर्स, मतलब ढेर सारे उसके प्रेमी हैं, उसके चाहने वाले हैं, इंक्लूडिंग जिसमें कि शामिल है मैशर, इट मीन्स मसाज करने वाला, और फिर है शरबत खान है एक, और फिर आइस कैंडी मैन भी है। एवरी इवनिंग, और हर शाम, लेनी इज टेकन आउट टू द गार्डन, लेनी जो है, लेनी को गार्डन ले जाया जाता है, जू ले जाया जाता है, और अदर प्लेस और भी दूसरी जगहों पे ले जाया जाता है बाय अया, अया के द्वारा ही। मतलब जो है अया जो है लेनी का देखभाल करती है जब लेनी जो पोलियो से ग्रसित हो जाती है। अब आगे है कोल बरूचा, लेनी सर्जन जो है, हैड पुट ए प्लास्टर ओवर लेग टू करेक्ट, लेनी के लेग पे प्लास्टर डालते हैं लेनी के पैर को सही करने के लिए। व्हेन ही इज टेकिंग अवे द प्लास्टर, और जब वो लोग प्लास्टर को उतार रहे थे, लेनी इज अप्रीहेंसिव दैट द फॉल्ट माइट हैव बीन करेक्टेड, लेनी को ऐसा भय होता है, मतलब डर होता है कि क्या शायद जो उसका मतलब फॉल्ट है, मतलब जो पोलियोग्रस्त हो गई है वो उसका ठीक हो जाए। कोल बरूचा कंसोल्स लेनी मदर, कोल बरूचा जो है लेनी की माँ को संतावना देते हैं, सेइंग, यह करते हुए, इफ एनी वन टू ब्लेम, कि अगर कोई है जिसको ब्लेम किया जाए, ब्लेम द ब्रिटिश, तो अंग्रेजों को ब्लेम करो। देयर वॉज नो पोलियो इन इंडिया, इंडिया में कोई पोलियो नहीं था, टिल दे ब्राउट इट, जब तक वो लोग इसे नहीं लाए, मतलब इंडिया में पोलियो का बीमारी नहीं था, ये अंग्रेजों के आने के बाद ही आया है। तो इस वजह से यहाँ पे डॉक्टर ऐसा बोलते हैं लेनी की माँ को। द आइस कैंडी मैन इज प्रेजेंटेड एज ए लवेबल रास्कल, एक लवेबल इट मीन्स प्यारा बोल सकते हैं, एक रास्कल्स के रूप में, एक रास्कल इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं धूर्त व्यक्ति के रूप में प्रेजेंट किया गया है। हु नोज हाउ टू ट्रिक बोथ द इंग्लिश एंड अया, जो कि जानता है कि किस तरीके से ट्रिक किया जाए, फंसाया जाए, इंग्लिश इट मीन्स अंग्रेजों को और अया को। हाउएवर, हालांकि हिज डार्क साइड इज हिंटेड एट, हालांकि उसका जो डार्क साइड है तब हम लोग को समझ में आता है, एक हिंट मिल जाती है उसके डार्क साइड का। वैन ही डेंगल्स लेनी ब्रदर आदि, जब वो क्या करता है लेनी के ब्रदर, लेनी का भाई आदि को, डेंगल्स इट मीन्स लटका देता है, फ्रॉम हिज आर्म्स, ठीक है, मतलब अपने आर्म से पकड़ के, होता है ना किसी को लटका देना कि गिरा देंगे, उस तरीके से पकड़ लेता है। एंड थ्रेटन्स, और फिर धमकी देता है, टू ड्रॉप हिम अनलेस अया गोज टू सिनेमा विथ हिम, कि अगर उसके साथ अया सिनेमा नहीं गई ना तो वो उसको छोड़ देगा, मतलब अपने आर्म में ऐसे दबा के उसको धमकी देता है लेनी के भाई को। ये आइस कैंडी मैन। अनदर इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट, और जो दूसरा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण इंसिडेंट है, लेनी एकम्पनी इमाम डिंटो, लेनी जो है इमाम डिंटो के साथ, हिज नेटिव विलेज पिनपिंडो नाम के एक उसके नेटिव विलेज में जाती है, ठीक है। वेयर अनलाइक लाहौर, जहाँ पे लाहौर की तरह ही हिंदू, मुस्लिम एंड सिख लिव पीसफुली, बहुत प्यार से रहते थे। इमाम दिन वॉज द 62 ईयर्स कुक ऑफ सेठीज फैमिली, और ये जो इमाम डिंटो या इमाम दिन जो है वो क्या है, 62 ईयर का कुक है सेठी फैमिली का। सेठी इट मीन्स लेनी का फैमिली जो है, लेनी सेठी है उसका पूरा नाम, तो सेठी फैमिली का कुक है। मिस्टर एंड मिसेस सेठी जो है लेनी के मदर और फादर हैं। तो अब आगे है लेनी मिट्स इमाम दिन्स ग्रैंड चिल्ड्रन, अब लेनी जो है वही पिंडो जो जाती है इमाम दिन के गांव, तो वहाँ पे उनके ग्रैंड चिल्ड्रन से मिलती है, जिसका नाम है राना, खतीजा एंड प्रवीण। द विलेज चौधरी, विलेज का जो चौधरी है, मुल्ला है, ग्रंथी है, एंड अदर विलेजर्स, और जो दूसरे गांव वाले हैं, स्ट्रॉन्गल्स एक्सप्रेस, बड़ी मजबूती से एक्सप्रेस करते हैं देयर सॉलिडेरिटी इट मीन्स अपनी एकजुटता दिखाते हैं। एंड वाउज टू प्रोटेक्ट ईच अदर, और ये प्रण लेते हैं, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं जिम्मा लेते हैं कि वो एक दूसरे की प्रोटेक्ट करेंगे। एजर्टिंग दैट द सिटीज मैडनेस विल नॉट इफेक्ट द विलेज, ये कंफर्म करते हुए कि सिटी में जो मतलब वायलेंस चल रहा है उससे इस गांव को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लोग मिलकर कहीं ना कहीं संकल्प लेते हैं, गांव के कुछ जो मेन लोग होते हैं ना वो सब। स्लोली एंड ग्रेजुअली, लेकिन धीरे धीरे, ग्रेजुअली लेनी स्टार्ट विटनेसिंग द चेंज अराउंड हर, लेकिन लेनी को धीरे धीरे फील होने लगता है अपने चारों ओर चेंज, मतलब वहाँ भी उस गांव में भी कहीं ना कहीं वायलेंस जो है पार्टीशन का प्रवेश करने लगता है। अब आगे है लेनी सीज पीपल अराउंड हर बिलोंग्स टू सेपरेट रिलीजियस कम्युनिटीज, लेनी देखती है कि उसके चारों ओर जो लोग हैं वो अलग अलग धार्मिक समुदाय से बिलोंग करते हैं। अया एंड द फैमिली गार्डनर हरी आर हिंदू, अया और जो फैमिली का गार्डनर है दोनों हिंदू है। इमाम दिन द odd job man Yusuf, the ice candy man and the measure आर ऑल मुस्लिम्स, ये सब जो है मुस्लिम्स हैं। द जू कीपर शेर सिंह इज सिख, जू कीपर जो शेर सिंह है वो सिख है। सी नोट्स हाउ इच ग्रुप हैज इट्स ऑन वे ऑफ ड्रेसिंग, ईटिंग एंड वर्शिपिंग, वो नोटिस करती है, ध्यान देती है कैसे हर ग्रुप का, हर समुदाय का अलग अलग ड्रेसिंग का स्टाइल है, खाने का अलग अलग स्टाइल है और पूजा करने का भी अलग अलग स्टाइल है। एज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस कम्युनिटीज गेट वॉर्स, जैसे इन सारी कम्युनिटीज़ के बीच जो है रिलेशनशिप खराब होने लगता है, लेनी बिकम्स मोर एंड मोर अवेयर ऑफ देयर डिफरेंसेस, तो लेनी जो है ना
अवेयर इट मीन्स अवगत होने लगती है, लेनी को पता चलने लगता है उनके डिफरेंसेस के बारे में। वैन मास्टर तारा सिंह ए सिख पॉलिटिशियन एंड रिलीजियस लीडर विजिट्स द सिटी, मतलब जब एक मास्टर तारा सिंह आता है जो कि एक सिख पॉलिटिशियन रहता है और धार्मिक लीडर रहता है सिटी विजिट करने, एंड थ्रेटन्स द मुस्लिम देयर, और वहाँ पे मुस्लिम्स को डराता है, देयर वायलेंस ब्रेक्स आउट, तो वहाँ पे क्या होता है ना, हिंसा शुरू हो जाती है। पीपल स्टार्ट फाइटिंग, लोग लड़ना शुरू कर देते हैं, एंड किलिंग ईच अदर, एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। दिस पीरियड ऑल्सो सीन एज ए ग्रोइंग इंटीमेसी बिटवीन अया एंड द मैशर, और इसी टाइम क्या होता है ना, अया और मैशर के बीच ना इंटीमेसी इट मीन्स मित्रता बढ़ने लगती है, और ये जो मैशर है ना वो भी अया को कहीं ना कहीं पसंद करता था। द जेलस आइस कैंडी मैन, और इन सब चीज से जो जेलस है आइस कैंडी मैन, कॉन्स्टेंटली स्टॉकिंग एंड ऑब्जर्विंग देम, ये लगातार उन लोग का पीछा कर रहा था और उन लोग को ऑब्जर्व कर रहा था कि इन लोग में जो है थोड़ी थोड़ी दोस्ती बढ़ रही थी। द न्यूज ऑफ पार्टीशन गेट कंफर्म बाय अप्रैल ऑफ 1947 के अप्रैल तक पार्टीशन वाला न्यूज कंफर्म कर दिया गया। ओवरनाइट लाहौर बिकम्स पार्ट ऑफ द न्यू नेशन ऑफ पाकिस्तान, रातों रात क्या हुआ, जो लाहौर था जहाँ से लेनी बिलोंग करती थी वो रातों रात नया जो नेशन बना, राष्ट्र बना, पाकिस्तान का पार्ट बन गया। लेनी रिमार्क्स आई एम पाकिस्तानी जस्ट लाइक दैट, उसी टाइम जो लेनी है खुद को पाकिस्तानी कह के संबोधित करती है। येट द पॉलिटिकल सिचुएशन बिगिंस टू बी सीरियस, यहाँ पे पॉलिटिकल सिचुएशन जो है काफी सीरियस होता जा रहा था। वाइल हिंदूज एंड सिख्स बिगिन लिविंग पाकिस्तान फॉर इंडिया, जहाँ पे क्या हो रहा था, एक तरफ हिंदू और सिख जो थे वो पाकिस्तान वाले एरिया में जो रहते थे वो छोड़ के इंडिया वाले एरिया में आ रहे थे, और सम ऑफ द मुस्लिम्स, और जो कुछ मुस्लिम्स थे इंडिया के, बिगिन्स लिविंग फॉर पाकिस्तान, वो लोग मतलब इंडिया छोड़ के पाकिस्तान जा रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं माना गया कि जो सारे मुसलमान हैं वो पाकिस्तान में रहेंगे, इसलिए जो हिंदू उधर रहते थे, हिंदू और सिख, वो इधर इंडिया आ रहे थे, और जो इंडिया में रहते थे मुसलमान वो उधर पाकिस्तान जा रहे थे। वन डे, एक दिन, ए ट्रेन कम्स केयरिंग मुस्लिम रिफ्यूजी यानी मुस्लिम शरणार्थियों के साथ आई फ्रॉम इंडिया। आइस कैंडी मैन फाइंड्स दैट, आइस कैंडी मैन पाता है क्या, हिज फीमेल रिलेटिव्स, कि उसके जो फीमेल रिश्तेदार थे ट्रेवलिंग इन ट्रेन हैव ऑल बीन मर्डर्ड एंड म्यूटिलेटेड, ये पाता है आइस कैंडी मैन कि उसके जो फीमेल रिश्तेदार उस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे उनका मर्डर कर दिया जाता है, और म्यूटिलेटेड इट मीन्स उनका क्या होता है ना, अंग काट लिया जाता है, बहुत सारा पार्ट होता है शरीर का, अंग काट के अलग कर दिया जाता है। इन रिवेंज, और इसी रिवेंज में, बदले की भावना में, ही ज्वाइंस द मॉब्स अटैकिंग हिंदूज एंड सिख्स, तो वो उन उपद्रवियों के ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेता है जो लोग हिंदू और सिख पे अटैक करते थे, और रॉबिंग देयर एबंडन प्रॉपर्टीज, और ये लोग क्या करते थे कि उनके छोड़े हुए प्रॉपर्टीज को मतलब रॉब करते थे, लूटते थे, मतलब पाकिस्तान वाले एरिया में जो भी हिंदू रहे और अपना प्रॉपर्टी छोड़ के इंडिया वाले एरिया में आए ना, तो उनका प्रॉपर्टी को लूटने का काम ये आइस कैंडी मैन कुछ उपद्रवियों के साथ मिलकर शुरू कर दिया। आउट ऑफ फियर, डर से, द गार्डनर हरी कन्वर्ट्स टू इस्लाम, जो गार्डनर था लेनी के घर में वो इस्लाम अपना लेता है। राणा इमाम दिन ग्रेट ग्रैंडसन, राणा जो कि इमाम दिन का ग्रेट ग्रैंडसन है, एस्केप विथ हिज लाइफ, अपनी लाइफ के साथ भागता है, मतलब अपने जीवन को बचा के। व्हेन ग्रुप ऑफ सिख, जब क्या होता है सिखों का कुछ ग्रुप एंटर पिरपिंडो मतलब जो उनका विलेज रहता है उसमें प्रवेश करता है, एंड मैसेकर एवरीवन इन द विलेज, और विलेज में सबको मारने की कोशिश करने लगते हैं, एंड रेप द वुमेन, और वुमेन का रेप करना शुरू कर देते हैं। तो वहां पे से क्या होता है, राणा इमाम दिन का ग्रेट चैन भागता है। राणा वंस ही रीचेज हिज ग्रैंडफादर, राणा जैसे ही पहुंचता है अपने ग्रैंडफादर के पास, शेयर्स हिज टेरिबल स्टोरी विथ एवरीवन, अपने भयावह स्टोरी को शेयर करता है सबके साथ, इंक्लूडिंग लेनी, मतलब लेनी को भी पता चलता है कि कैसा भयावह कंडीशन बना हुआ है बाहर। द स्टोरी रीचेज क्लाइमेक्स, स्टोरी जो अपने क्लाइमेक्स पे पहुंच जाती है, अंत पे, चरम सीमा पे। व्हेन ए मुस्लिम मॉब कम्स टू लेनी हाउस, जब क्या होता है ना, मुस्लिम मॉब्स मतलब मुस्लिम का कुछ ग्रुप है ना, लेनी के घर आते हैं। फ्रॉम देयर नेम दिस मॉब अज्यूम्स दैट दे आर हिंदूज, और उनके नाम से ना उन लोग को लगता है मुस्लिम नटोरे को कि ये लोग ना हिंदू हैं। इमाम दिन कम्स आउट टू प्रोटेक्ट द हाउस, इमाम दिन जो कि मुसलमान है, उनके घर में जो कुक का काम करता है वो बाहर आता है हाउस को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड टेल्स दैट, और बताता है कि दिस इज ए पारसी हाउस होल्ड, कि ये पारसियों का घर है, ये हिंदू का घर नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लोग जो है मेन हिंदुओं पे को टारगेट कर रहे थे। येट द ग्रुप वांट्स टू नो व्हाट हैपेंड टू द हिंदू नैनी अया, फिर भी वहाँ पे जो है ग्रुप्स में जो लोग थे वो जानना चाहते थे कि यहाँ पे जो हिंदू नैनी काम करती थी अया, उसका क्या हुआ। आइस कैंडी मैन कम्स अप टू लेनी, और उसी ग्रुप में आइस कैंडी मैन भी शामिल था, तो वो लेनी के पास आता है टू आस्क वेयर सी इज हाइडिंग, और उससे पूछता है कि वह कहाँ छुपी हुई है। लेनी सोचती है सी कैन ट्रस्ट द आइस कैंडी मैन, कि वह ट्रस्ट कर सकती है आइस कैंडी मैन का, एंड डिस्क्लोज द ट्रूथ, और उसको सच बता देती है आइस कैंडी मैन को। अया इज ड्रैगिंग आउट ऑफ हर हाइडिंग प्लेस, अया को खींच के लाया जाता है, जहाँ वो छुपी रहती है ना उस जगह से खींच के लाया जाता है। लेनी सॉक्ड
रेपेंट्स हर ट्रस्ट इन आइस कैंडीमैन। लैनी जो है इस चीज़ को देख के शौक होती है, आश्चर्यचकित होती है, और रेपेंट मीन्स पछतावा करती है कि वो ट्रस्ट कर लिया आइस कैंडीमैन पे। अया इज टेकन टू हीरा मंडी, अया को हीरा मंडी ले जाया जाता है एंड इज मैनेज्ड एज प्रोस्टिट्यूट, और उसको प्रोस्टिट्यूट बनने के लिए ना विवश कर दिया जाता है। देयर बाय आइस कैंडी मैन, मतलब आइस कैंडी मैन के द्वारा, आइस कैंडी मैन नो डाउट ये मतलब कहीं ना कहीं रिवेंज लेने के लिए कर रहा था, तो वो आया को प्रोस्टिट्यूट बनाने पे विवश कर देता है। लेनी फील्स गिल्ट स्ट्रिकन, और ये सब देख के, ये सब सिचुएशन के बारे में जान के लेनी को ना पूरा मतलब फील होता है कि वो बहुत बड़ा गलती कर दी है। व्हेन गॉड मदर ट्राइज टू लोकेट द अया, और जब गॉड मदर अया को ढूंढने की कोशिश करती है, गॉड मदर जो है लेनी के घर से बिलोंग करती थी, सी कम्स टू नो दैट, तो उनको पता चलता है कि द आइस कैंडी मैन हैज मैरीज हर, उसको गॉड मदर को पता चलता है कि आइस कैंडी मैन जो है अया से शादी कर लिया आफ्टर कीपिंग हर एज ए प्रोस्टिट्यूट, कि उसको एक प्रोस्टिट्यूट के रूप में मतलब ऐसे उसके साथ गलत करवाने के बाद उससे शादी कर लेता है। गॉड मदर प्लान्स ए विजिट टू शी अया, गॉड मदर जो है प्लान करती है कि उसको एक बार मिलने जाना है अया से। नाउ मुमताज़ आफ्टर हर मैरिज, जो कि अपने शादी के बाद मुमताज़ बन गई है, मतलब जो है आइस कैंडी मैन अया से शादी करते हैं और उसका नाम चेंज करके मुमताज़ कर देता है। लैनी इंसिस्ट ऑन गोइंग विथ हर टू हीरा मंडी, लैनी भी यहाँ पे जोर देती है कि उसको भी जाना है, क्योंकि नो डाउट लैनी का बचपन अया के साथ गुजरा था, तो बोलते हैं कि मुझे भी जाना है वही अया को देखने के लिए हीरा मंडी। लैनी इज शॉक टू सी द सैडनेस इन अयाज आईज, और लैनी जो है काफी शॉक हो जाती है अया की आंखों में सैडनेस को देख के। अया हु इज नाउ मुमताज, अया जो कि अब मुमताज है, प्लीड्स टू गॉड मदर से प्लीज इसमें बोल सकते हैं रिक्वेस्ट करती है, भीख मांगती है, टू सेंड हर बैक टू हर रिलेटिव्स एट अमृतसर, कि उसको अपने रिलेटिव्स के पास अमृतसर वापस भेज दिया जाए। गॉड मदर एज्योर्स हर, गॉड मदर जो है उसको कंफर्म करती है दैट सी विल बी रेस्क्यूड, कि कंफर्म उसको रेस्क्यू किया जाएगा, मतलब यहाँ से निकाला जाएगा। देयर आफ्टर गॉड मदर्स कॉन्टैक्ट्स हेल्प अया टू गेट फ्री फ्रॉम हीरा मंडी, और उसी समय क्या होता है ना कि जो गॉड मदर का कॉन्टैक्ट रहता है, परिचय रहता है, उससे वो हीरा मंडी से अया को फ्री करवा पाती है एंड आइस कैंडीमैन, और आइस कैंडीमैन से फ्री करवाती है। सी इज लॉस्ट इन ए रिकवर्ड वुमेन्स कैंप ऑन वेरिस रोड में सवारी रहता है जो कि वुमेन को ले जाता है, मतलब जो औरतें बच गई है ना उस लोड्स के जरिए, उस सवारी के जरिए उन औरतों को वापस इंडिया ले जाया जाएगा, तो उसमें अया को शामिल कर दिया जाता है। आइस कैंडीमैन ट्राइज टू मीट हर, आइस कैंडीमैन जो है कोशिश करता है उससे मिलने की, बट इज बिटन बाय द गार्ड्स, लेकिन उसको गार्ड के द्वारा पीट दिया जाता है आइस कैंडीमैन को। ही नाउ बिकेम ए डिजेक्टेड लवर, अब यह एक डिजेक्टेड, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं उदास लवर बन जाता है। रिसाइटिंग लव सॉन्ग गुनगुनाता रहता है। सर्चिंग फॉर हिज लॉस्ट लव, और ढूंढता रहता है अपने खोए हुए प्यार को। वन डे लैनी कम्स टू नो, और एक दिन लैनी को पता चलता है दैट अया विथ अदर हिंदू वुमेन हैज बीन शिफ्टेड टू अमृतसर टू हर फैमिली, मतलब एक दिन लैनी को पता चलता है कि अया जो है उसको शिफ्ट कर दिया गया है अमृतसर उसकी फैमिली के पास, जहाँ पे जब और भी हिंदू औरतें गई थी वापस। तो सी ऑल्सो गेट्स द न्यूज़, उसको यह भी न्यूज़ मिलता है कि दैट आइस कैंडी मैन हैज़ ऑल्सो फॉलोड हर अक्रॉस द वाघा बॉर्डर, कि आइस कैंडी मैन भी उसका पीछा करते हुए वाघा बॉर्डर तक गया था इनटू इंडिया में। तो यहाँ पे जो है नॉवेल की स्टोरी खत्म हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग कंक्लूजन देखेंगे। 10 इस प्रकार इन द नॉवेल आइस कैंडीमैन नॉवेल में वी लर्न द सोशल पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑफ द पार्टीशन, हम लोग पढ़ते हैं पार्टीशन, इट मीन्स बंटवारे के राजनीतिक और सामाजिक इम्पैक्ट मीन्स प्रभाव को, ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, के इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, थ्रू द पॉइंट ऑफ व्यू ए माइनर डिजेबल्ड गर्ल लैनी फ्रॉम द पारसी कम्युनिटी, एक माइनर डिजेबल्ड इट मीन्स विकलांग लड़की जो है लैनी, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके अकॉर्डिंग, जो कि एक पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि क्या असर पड़ा पार्टीशन का। खुशवंत सिंह एन इंडियन ऑथर एंड पॉलिटिशियन से, खुशवंत सिंह जो कि एक इंडियन ऑथर और पॉलिटिशियन थे, जो कि नो डाउट से एक काफ़ी फेमस बुक ट्रेन टू पाकिस्तान लिख रखे, वो भी पार्टीशन पे बेस्ड है। वो कहते हैं कि आइस कैंडी मैन डिजर्व टू बी रैंक्ड एज अमंग्स द मोस्ट ऑथेंटिक एंड बेस्ट ऑन द पार्टीशन ऑफ इंडिया, तो आइस कैंडी मैन जो है ना डिजर्व करता है रैंक, जगह किसमें, ऑथेंटिक एंड बेस्ट वर्क्स में से, जो कि इन पार्टीशन पे लिखा गया हो इंडिया के। सिद्धवा हैज बॉजम्ड इनटू पाकिस्तान बेस्ट राइटर ऑफ फिक्शन इन इंग्लिश, तो सिद्धवा जो है पाकिस्तान के बेस्ट राइटर के रूप में उभर के आई हैं, जो कि फिक्शन लिखती है इंग्लिश में। इस नॉवेल्स के थ्रू कहीं ना कहीं हम लोग ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कमेंट करते हैं कौन, खुशवंत सिंह आइस कैंडी मैन पे और उनके ऑथर बापशी सिद्धवा पे। तो यहाँ पे जो है इस चीज़ के साथ ये जो नोट्स है ख़त्म हो जाता है। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। और हम बार बार बोल रहे हैं कि पूरा नोट्स कभी भी आप अपने एग्जाम में मेंशन मत करना,
क्वेश्चन का जो आंसर है हमेशा मार्क्स के अकॉर्डिंग देना। 10 मार्क्स का आंसर हो तो 3 से 4 पेज में देना, 40 मार्क्स का आंसर हो तो फिर 5 से 6 पेज में आंसर देने की कोशिश करना, तो उस अकॉर्डिंग मैनेज कर लेना, ठीक है। हम नोट्स काफ़ी बड़ा लिखवा रखे हैं ताकि सारा पॉइंट कवर अप हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।